हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का 10 मिनट की कक्षा में। आज की कक्षा में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक है आपका अंतरिम बजट। ठीक है, तो बच्चे 2024 आपका चुनावी वर्ष है। इस साल का जो पहला सत्र है लोकसभा का, संसद का जो पहला सत्र है उसे आप लोग क्या कहते हैं, बजट सत्र कहते हैं। तो पहला सत्र इस साल का जो है खत्म हो चुका है, बजट सत्र आपका खत्म हो चुका है। तो बजट में क्या क्या चीज़ें जो हैं आपके लिए यानी कि एग्जाम के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, क्योंकि अब जो बच्चे आपका दूसरा सत्र आएगा मानसून सत्र, उससे पहले जो है आपकी सरकार चेंज हो चुकी होगी। उसके बाद में आपका जो बजट है, आम बजट है, वो आपका दोबारा से प्रस्तावित किया जाएगा, वो दोबारा से लाया जाएगा। ठीक है, तो ये जो अंतरिम बजट है इसमें जो भी आपकी चीज़ें हैं वो आपकी नई सरकार बनने से पहले जो भी एग्जाम होंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चे 2024 का ये जो अंतरिम बजट रहा, इससे पहले हम देख लेते हैं कि बजट के बारे में क्या क्या हिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बजट के रिलेटेड बच्चे सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि 1860 में भारत का जो पहला बजट पेश किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, जेम्स विल्सन के द्वारा। अब यहाँ पे एक ब्रिटिश का नाम क्यों आया है, क्योंकि इस समय जो है 1860 के दौरान भारत जो है ब्रिटेन के किसमें था, शासन में था। ठीक है, तो 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा भारत का पहला बजट पेश किया गया। उसके अलावा बच्चे आपको ये याद रखना है कि जब आज़ाद हो गया देश 1947 के बाद, तो किसके द्वारा सबसे पहले बजट पेश किया गया, इनका नाम आपको याद रखना है, वित्त मंत्री षणमुखम चेट्टी के द्वारा। उसके बाद 1950 में 1950 में बच्चे आपका गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया, किसके द्वारा, जॉन मैथाई के द्वारा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपकी जो पॉइंट है, इन व्यक्तियों के नाम, ठीक है, जिन जिन ने बजट पेश किए, ये जो ईयर मैं आपको बता रही हूँ, साल जो बता रही हूँ, वो आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि बच्चे बजट जो है आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि हर साल ये आपका आता है। आम बजट हर साल जो है आपका पास किया जाता है, हर साल जो है पेश किया जाता है। तो ये जो टॉपिक है ये ऐसा नहीं कि इस बार ही इंपॉर्टेंट, ये हमेशा ही आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। संवैधानिक बजट पहली बार जो है आपका पेश किया गया, यानी कि जो संविधान में सबसे ज्यादा बार जो बजट पेश करने का जो रिकॉर्ड है वो किसके नाम है, ये जो है आपका मोरारजी देसाई के पास में बच्चे। इन्होंने आपका संसद में 10 बार जो है, लगातार 10 बार जो है इनके नाम पे बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। उसके अलावा जो वर्तमान में बच्चे हमारे देश के जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने ये वाला जो बजट पेश किया है, इन्होंने जो है आपका 6वां बजट पेश किया है। ठीक है, 6वां बजट पेश है, और 6वां बजट में आपका ये कौन सा वाला बजट है, ये आपका अंतरिम बजट है। ठीक है, तो 5 जो है इनके द्वारा आम बजट पेश किए गए हैं, और ये जो 6वां है ये आपका अंतरिम बजट है। उसके अलावा पहली महिला का नाम बताइए जिनके द्वारा भारत में बजट पेश किया गया था, तो ये नाम है बच्चे श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, उसके अलावा एक प्रश्न आता है, देखिए 2 प्रश्न है, दोनों जो है आपका महिलाओं से रिलेटेड है। एक तो प्रश्न आएगा आपका कि पहली महिला जिन्होंने बजट पेश किया था। ठीक है, और एक आएगा कि पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री, जो कि वित्त मंत्री के पद पर रहते हुए जिन्होंने बजट पेश किया था, तो उसमें आपका नाम आएगा निर्मला सीतारमण, जो कि वर्तमान में भारत की वित्त मंत्रालय की मंत्री हैं। ठीक है, तो इतने जो है आपको स्टैटिक पॉइंट बजट के बारे में याद रखने हैं। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है बच्चे 2024 का अंतरिम बजट। देखिए बजट में आपकी क्या क्या चीजें होती हैं, 2 चीजें होती है बेसिकली। एक तो सरकार जो है अपना खर्चा बताती है कि पिछला जो आपका वित्तीय वर्ष गया है इसमें सरकार के क्या क्या खर्चे रहे हैं। ठीक है, और दूसरा अपना काम भी बताती है कि हमने ये काम किया है। ठीक है, हमारे द्वारा ये स्कीम लाई गई थी, अपनी उपलब्धियों को गिनवाती है। और दूसरा जो आपका पार्ट होता है बजट का, वो होता है बच्चे अनुमान, कि आने वाला जो आपका वित्तीय वर्ष है इसमें जो है आपका कितनी जो है कमाई रहने वाली है, कितना सरकार का खर्चा रहने वाला है, सरकार कहाँ कहाँ पे किस किस योजना में कितना खर्च करने वाली है, इस तरीके से जो है आपका अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, तो 2 तरीके में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। आप जब बजट देखेंगे, जो ऑफिशियल बजट है बच्चे, वो आपका बहुत लंबा होता है, बहुत ज्यादा पृष्ठों का जो है आपका बजट होता है। तो क्या पूरा का पूरा बजट आपको याद रखना है, पूरा का पूरा बजट नहीं याद रखना होता है। बजट में से एक तो सरकारों की कोई बड़ी घोषणाएं जैसे करता है, सरकार जो है नई स्कीम जो है आपका बजट के दौरान लॉन्च कर देती है, कभी नई घोषणा जो है आपकी कर देती है। इस बार बड़ी घोषणाएं नहीं है, क्योंकि ये अंतरिम बजट है। अब जो है आपका आम चुनाव होगा, उसके बाद में सरकार बदलेगी, फिर जो है नई सरकार आएगी, उसके द्वारा जो है आम बजट पेश किया जाएगा। इसीलिए बच्चे चुनाव को देखते हुए सरकार के द्वारा कोई बहुत बड़ी घोषणाएं तो नहीं की गई है, लेकिन अपनी उपलब्धियों को गिनवाते हुए सरकार ने जो है बहुत सारी स्कीम्स का, जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाएं हैं उनका उल्लेख किया है। तो वो जो स्कीम है ना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो वो योजनाएं हम देखेंगे कौन कौन सी योजनाएं जो है सरकार की इस बजट में उनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, बजट में जो योजनाएं आई है, सिर्फ आपको योजना का नाम पता होना चाहिए, इस योजना का संबंध किस चीज से है, और ये योजना कब लॉन्च की गई है भारत में, ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो देखते हैं जो
2024 का बजट रहा, अंतरिम बजट रहा, इसमें आपकी क्या क्या बातें हैं। सबसे पहली बात तो बच्चे विकसित भारत @2047, ये आपका भारत सरकार का 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का क्या है उद्देश्य है, जो कि इस बार के बजट में भी, अंतरिम बजट में भी देखने को मिला। ठीक है, उसके अलावा इस बार का जो विकास मंत्र रहा जो सरकार के द्वारा जो आपका ये स्लोगन दिया गया, ये स्लोगन रहा आपका सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। ठीक है, ये स्लोगन दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। उसके अलावा बच्चे 3 वाक्य दिए गए। ठीक है, अब ये 3 वाक्य आपने पढ़े हैं कहीं ना कहीं, लेकिन आपने दूसरी फॉर्म में पढ़े हैं। जैसे कि आपने जीडीपी पढ़ा हुआ है, हम इकोनॉमिक्स में बहुत पढ़ते हैं जीडीपी। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। लेकिन सरकार के द्वारा जो जीडीपी दिया गया है उस जीडीपी का मायने कुछ अलग है। क्या है जीडीपी का मतलब? गवर्नेंस, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस। ठीक है, ये दिया है। उसके अलावा दूसरा जो वर्ड है बच्चे गवर्नमेंट ने दिया है वो है एफडीआई। एफडीआई का मतलब वैसे क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी आपका निवेश। ठीक है, तो एफडीआई का मतलब लेकिन इन्होंने क्या दिया है? फर्स्ट डेवलपमेंट इंडिया, फर्स्ट डेवलपमेंट इंडिया। ठीक है, उसके अलावा जो ट्रिनिटी जो है इनके तरफ से दिया गया है, सबसे पहले है डेमोग्राफी, फिर आपका डेमोक्रेसी, फिर आपका डाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये जो ट्रिपल डी है, ये जो आप 3D देख रहे हैं, इस डी का मतलब क्या है? डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी। बच्चे गवर्नमेंट जो है आपका जब भी बजट पेश करती है ना, वो इस तरीके से जो है आपका पेश किया जाता है। और ये जो शब्द होते हैं, जैसे कि आप 2023 का अगर बजट याद करें तो उसमें जो है सरकार के द्वारा व्याख्यान दिया गया था सप्तऋषि का। ठीक है, तो सप्तऋषि में क्या है? 7 अलग अलग जो है सेक्टर बताया गवर्नमेंट ने कि इन सेक्टर में जो है आपका हमें फोकस करना है। इस तरीके से वो जो पूरा प्लान था उसे सप्तऋषि नाम दिया गया। ठीक है, उसी तरीके से इस बार जो 3 वाक्य दिए हैं, एक तो आपका बच्चे जीडीपी हो गया, एक आपका एफडीआई हो गया, एक आपका ट्रिनिटी हो गया। ठीक है, तो ये जो जीडीपी है, जीडीपी का मतलब वो वाला जीडीपी नहीं है जो हम रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हैं। इसका मतलब है गवर्नेंस, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस। एफडीआई का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसका मतलब है फर्स्ट डेवलपमेंट इंडिया। ठीक है, और ट्रिनिटी में जो है आपकी 3 चीजें हैं। डी का मतलब आपका डेमोग्राफी है, यानी कि हमारी जनसंख्या, उसके अलावा हमारा डेमोक्रेसी, हमारा लोकतंत्र, और हमारी जो विभिन्नता है, हमारी जो आपकी डाइवर्सिटी है, वो जो है आपका ट्रिनिटी में आता है। ठीक है, अब देखिए आपका अनुमान, सरकार का अनुमान देखते हैं कि सरकार का प्रोजेक्शन क्या है, किस किस मामले में आपको देखना है। सबसे पहले देखिए, आपको याद रखना है कि सरकार ने कितने करोड़ का व्यय का अनुमान लगाया। व्यय का मतलब होता है खर्चा, कितना खर्चा होने का अनुमान लगाया है। तो यहाँ पे देखिए बच्चे, लगभग जो है आपका 47,000 करोड़। ठीक है, लगभग जो है सॉरी आपका 47 लाख करोड़ का व्यय का अनुमान लगाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। उसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म होता है वो है आपका पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर इसे इंग्लिश में कहा जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का अनुमान कितना लगाया गया है? सरकार ने कहा है कि ये जीडीपी का 3.4% है। ठीक है, 3.4% जो आपका पैसा है वो पूंजीगत व्यय है। ठीक है, पूंजीगत व्यय का मतलब है ऐसा खर्चा जिसमें कि सरकार जो है इन्वेस्टमेंट करती है। ठीक है, वो पैसा जो कि अच्छे चीज़ों में लगाया जाता है, जो कि आपका विकास के कार्यों में लगाया जाता है, उसे कहा जाता है आपका पूंजीगत व्यय। तो पूंजीगत व्यय का अनुमान सरकार का कितना रहा? जीडीपी का 3.4% और लगभग जो है आपका ये 11 लाख करोड़ जो है इसका ये अमाउंट है। ठीक है, उसके अलावा बच्चे सरकार के द्वारा कहा गया कि 2024-25 का जो 24-24 का जो राजकोषीय घाटा होगा उसका अनुमान कितना लगाया है? जीडीपी का 5% रहने का अनुमान है। याद रखना ये परसेंटेज में कि जो आने वाला साल है उसमें जो भारत का जो राजकोषीय घाटा होगा वो जीडीपी का 5% होगा। उसके अलावा 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितना रहा है? जो वर्ष गया है उसमें कितना रहा था? उसमें आपका 5.8% था। ठीक है, तो जो 2023-24 गया है उसमें ज़्यादा है, और आगे आने वाले साल में जो है सरकार का अनुमान है कि ये थोड़ा सा आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, 5% हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा बच्चे अलग अलग सेक्टर में सरकार के द्वारा कितना कितना रुपया दिया गया है, कितने रुपए का आवंटन किया गया है। तो सबसे ज़्यादा जो सरकार के द्वारा एलोकेशन किया गया है, बजट का वितरण किया गया है बजट का, वो किया गया है रक्षा सेक्टर पे। ठीक है, डिफेंस पे। तो डिफेंस में बच्चे लगभग आपका 6.2 लाख करोड़, ठीक है, इतना रुपए जो है आपका बजट एलोकेशन किया गया है डिफेंस सेक्टर में। उसके अलावा अगर सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय पे देखिए आप तो 2.78 लाख करोड़ जो है आपका यहाँ पे है। उसके अलावा रेलवे में देखिए अगर आप, रेलवे में आपका 2.55 लाख करोड़ रुपए है। ठीक है, यहाँ पे
और 2024-25 जो अभी आपका साल आ रहा है, जो आपके आने वाला जो वित्त वर्ष है, इसमें बच्चे मनरेगा के लिए, ठीक है, मनरेगा के लिए वर्तमान सरकार के द्वारा लगभग जो है आपका 86,000 करोड़ रुपए जो है आपके दिए गए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है आपका रक्षा, जो पूछा भी जाता है एग्जाम में कि वर्तमान सरकार के द्वारा रक्षा क्षेत्र के लिए आपका कितना बजट एलोकेशन किया गया है। तो याद रखना, रक्षा के लिए आपका 6.2 लाख करोड़ जो है आपका बजट का एलोकेशन किया गया है वर्तमान सरकार के द्वारा। ठीक है, मनरेगा के लिए कितना है, लगभग 86,000 करोड़ रुपए का। ठीक है, 86,000 करोड़ रुपए का। उसके अलावा सरकार का अनुमान देखिए आप जीडीपी के लिए, कि जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो कितनी रहने वाली है। देखिए, आर्थिक विकास का अनुमान जो है आपका 2023-24 के लिए कितना रहने का उम्मीद बताया है, गवर्नमेंट ने बताया है 7.3%। ठीक है, जीडीपी ग्रोथ रेट जो अभी आपका वित्तीय वर्ष चल रहा है 2023-24 का, इसमें इन्होंने कहा है कि कितना रहेगा, 7.3 रहेगा। जबकि बच्चे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अकॉर्डिंग जो है आपका, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के अकॉर्डिंग कितना है, 6.3% है। ठीक है, यही अनुमान जो है आपका 6.3% है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, 6.3% ये आपका है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यह भी कहा है कि इस ग्रोथ रेट के साथ में अगर भारत चलता रहा तो 2027 में 2027 में भारत जो है आपका तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, तीसरे नंबर का जो है आपका सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा 2027 में, अगर इसी ग्रोथ रेट के साथ में इंडिया अगर आगे बढ़ता रहा तो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सरकार का जो अनुमान है, ये सारी अनुमान वाली चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, क्योंकि सरकार का, मैंने आपको बताया ना, बजट में आपकी दो चीज़ें होती हैं, एक तो जो काम किए हैं और एक अनुमान लगाया जाता है कि भविष्य में क्या क्या होगा। ठीक है, वो जो आपका प्रोजेक्शन है, वो जो अनुमान है, वो भी थोड़ा सा याद रखना है। और सरकार ने जो किया है, देखिए, रक्षा के लिए बच्चे सरकार के द्वारा 6.2 लाख करोड़ रुपए जो है आपका दिए गए हैं, और ये वो क्षेत्र है जिसमें सबसे ज्यादा बजट का एलोकेशन किया जाता है। अब देखिए, कुछ स्कीमें हैं जिनका अलग अलग सेक्टर में जो है गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। बजट को बताते समय जो हमारे देश के वित्त मंत्री हैं वर्तमान में, उनके द्वारा इन योजनाओं को उल्लेख किया गया है। तो इन योजनाओं के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि योजना किस चीज से संबंधित है और ये आपकी कब लागू हुई थी। ठीक है, सबसे पहले आता है आपका प्रधानमंत्री किसान योजना। ये बच्चे आपके 2019 में लागू हुई थी, और इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट जो है आपका एक साल में 6,000 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन 6,000 रुपए एक ही साथ नहीं मिलेंगे, ये आपका बच्चे 2-2 हज़ार की जो है आपकी 3 किस्तें होंगी, 3 इंस्टॉलमेंट में आपके ये दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस योजना को कहा जाता है प्रधानमंत्री किसान योजना। कब की है ये, आपकी 2019 की है। उसके बाद अगली जो योजना आती है वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये आपका 18 फरवरी 2016 को लॉन्च की गई थी। इसमें भी सरकार के द्वारा बताया गया कि बहुत अच्छा काम जो है आपका हुआ है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 की योजना है। उसके बाद नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट और ई नाम को थोड़ा सा याद रखने। ई नाम बच्चे क्या है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जैसे आपका अमेजन है, जैसे आपका दूसरा कौन सा है, आपका फ्लिपकार्ट। ठीक है, तो जैसे बच्चे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, ये क्या है, ऑनलाइन मार्केट है। यहाँ पर आप जाइए, आपकी आवश्यकता अनुसार कुछ भी आपको चाहिए तो आप सामान वहाँ से खरीद सकते हैं। एक तरीके से जो है आपका ये बाजार है, लेकिन ऑनलाइन है। ठीक है, तो बच्चे ये भी आपका क्या है, एक ऑनलाइन मार्केट है, लेकिन ये सरकारी ऑनलाइन मार्केट है। और ये किसके लिए है, ये आपका सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए है। याद रखना, ये जो ई नाम मार्केट खोला गया है, सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया है, 2016 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। और यहाँ पे वर्तमान में 176 जो है आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड कृषि उत्पादों को जो है यहाँ पे आपका बेचने के लिए रखा गया है। ठीक है, तो ये किसके लिए है, किसानों के लिए है। इसे आप कह सकते हैं सामान्य भाषा में ये आपका ऑनलाइन मंडी है। ठीक है, इसे सामान्य भाषा में कहा जा सकता है ऑनलाइन मंडी। तो ई नाम का फुल फॉर्म याद रखिएगा। ई का मतलब है आपका इंटरनेट, ठीक है, और नाम का मतलब है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ठीक है, किसके लिए है, किसानों के लिए है। इसके अंदर, इस मार्केट के अंदर अभी वर्तमान में 176 जो है आपके एग्रो प्रोडक्ट रखे गए हैं, जिससे कि किसानों को अपना सामान बेचने के लिए या फिर कोई सामान जो है खरीदने के लिए क्या होगा, आसानी होगी। ठीक है, तो ऑनलाइन आपका ये प्लेटफॉर्म है, 2016 में इसे लॉन्च किया गया था सरकार के द्वारा। अगला देखिए बच्चे, वर्तमान वित्त मंत्री के द्वारा लड़कियों के लिए क्या योजना लाई गई है। तो लड़कियों के लिए घोषणा की गई है कि जो सर्विकल कैंसर है, ठीक है, सर्विकल कैंसर का मतलब होता है गर्भाशय के मुख का कैंसर। ठीक है, गर्भाशय के मुख के कैंसर को कहा जाता है सर्विकल कैंसर। और ये बहुत ही ज़्यादा बच्चे आपका
प्रिवेंट है, यानी कि बहुत सारी महिलाओं को जो है आपका, खास करके जो आपके ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उन्हें, उनमें जो है आपका बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है इस टाइप का कैंसर। तो सर्विकल जो कैंसर होता है इसके टीके लगाए जाते हैं, ठीक है। इसका क्या होता है, वैक्सीनेशन होता है, लेकिन इसका जो टीका होता है, वैक्सीन होता है, वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, ठीक है। तो अभी वित्त मंत्री के द्वारा ये कहा गया है कि सर्विकल कैंसर का जो टीका है, ठीक है, उसकी पहुंच जो है आपका, ये एज ग्रुप इन्होंने बताया है कि 9 से लेकर के 14 साल की जो लड़कियां हैं, इनमें जो है आपका फ्री टीकाकरण करने के लिए हम प्रयास करेंगे। अभी कोई भी स्कीम जो है आपकी लॉन्च नहीं हुई है, कोई भी जो है आपका सॉलिड कदम नहीं उठाया गया इस सेक्टर में, लेकिन एक तरीके से उन्होंने बात कही है कि जो आपके 9 से लेकर के 14 साल की जो लड़कियां हैं उन्हें जो है आपका फ्री में, मुफ्त में जो है आपका ये जो सर्विकल कैंसर है उसका वैक्सीनेशन करवाया जाने के लिए इनके द्वारा प्रयास किए जाएंगे। अब क्या प्रयास होते हैं बच्चे, जब आम बजट आएगा आपका बाद में, उसमें हम देखेंगे कि कुछ होता है इस मामले में, नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा याद रखिएगा, निर्मला सीतारमन का जो आपका स्टेटमेंट है वो आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। और सर्विकल कैंसर को याद रखिएगा, ये भारत में आपका, भारत में नहीं पूरे दुनिया भर में बच्चे आपका स्तन कैंसर के बाद में सबसे ज़्यादा महिलाओं में होने वाला ये आपका कैंसर है, सर्विकल कैंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए एक और स्कीम का यहाँ पे जिक्र हुआ है, स्कीम का नाम है उड़ान। उड़ान का फुल फॉर्म बच्चे, उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है, उड़े देश का आम नागरिक। इसके तहत क्या किया जा रहा है, इसके तहत जो भारत के जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, दूरस्थ क्षेत्र हैं, उन्हें जो है आपका जो एयर कनेक्टिविटी है, ठीक है, वहाँ पे एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, एयर कनेक्टिविटी से जो है उन्हें जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो उड़े देश का आम नागरिक, ये कब की स्कीम है, 2016 की स्कीम है, ठीक है। और इसके तहत आपके बहुत सारे नए एयरपोर्ट बनाए गए हैं, नए नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए गए हैं, ठीक है। आपने देखा होगा आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, आपका सिक्किम हो गया, आपका असम हो गया, ऐसी जगहों में जो है आपके नए नए एयरपोर्ट बने हैं, ठीक है, नए नए जो है आपका हेलीकॉप्टर पैड बने हैं। तो वो सब कुछ जो है आपका उड़ान के तहत हो रहा है, और इसमें सरकार ने बताया कि इसमें बहुत बड़ी जो है सफलता गवर्नमेंट के द्वारा हासिल की गई है। और कब की है बच्चे, 2016 की आपकी स्कीम है। उसके अलावा अगला जो आपका टर्म आता है ये आपका मल्टी डायमेंशनल पुवर्टी इंडेक्स, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पुवर्टी इंडेक्स। मल्टी डायमेंशनल पुवर्टी इंडेक्स जो है आपका, ये इंडेक्स बचे, ये डिक्लेयर किया जाता है नीति आयोग के द्वारा, ठीक है। और इसमें इसे भी जो है सरकार ने अपने बजट में शामिल किया, अपनी उपलब्धि बताते हुए कि जो मल्टी डायमेंशनल पुवर्टी इंडेक्स है, इसमें अगर आप देखें तो बच्चे 2015-16 से अगर 2019-20 का ये जो टाइम पीरियड है इसे कंपेयर करें तो 2015-16 में जो गरीबी प्रतिशत था, गरीबों का जो प्रतिशत था हमारे देश में, वो 24.8% था, और ये घट करके आपका हो गया है 14.9%, ठीक है। और ये जो एमपीआई रिपोर्ट निकाली जाती है, किसके द्वारा निकाली जाती है, नीति आयोग। तो वही नीति आयोग की रिपोर्ट को यहाँ पे रखते हुए, उस रिपोर्ट का यहाँ पे उल्लेख करते हुए सरकार ने बताया है कि जो गरीबों की संख्या है उसमें कमी आई है, ठीक है, गरीबों की संख्या कमी आई है। और उसके साथ में इन्होंने बताया है, इस रिपोर्ट के में बताया गया है कि भारत का जो सबसे ज़्यादा गरीबी प्रतिशत वाला राज्य है वो है आपका बिहार, ठीक है। और गरीबों की संख्या में जहाँ पे सबसे ज़्यादा कमी देखने को मिली है वो है आपका यूपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश। तो इन स्टेट को याद रखना, ऐसी चीज़ों को आपको याद रखना है, क्योंकि इनका उल्लेख जो है आपका बजट में किया गया है। उसके अलावा अगली स्कीम है आपकी प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। इसे कहा जाता है प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम, ठीक है। ये बच्चे 2020 में कोविड-19 के प्रकोप के बाद में ये लॉन्च की गई थी, ठीक है। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम जो है आपका, ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है। इसमें आपका कम ब्याज दरों पे जो है आपका स्ट्रीट वेंडर्स को लोन दिया गया, ताकि वो अपना बिजनेस जो कि कोविड के दौरान ठप हो गया था उसे दोबारा से रिवाइव कर सके, ठीक है। तो ये है आपका प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। उसके बाद अगली स्कीम आती है आपकी मेक इन इंडिया हो गया आपका, डिजिटल इंडिया हो गया आपका, और स्किल इंडिया हो गया, ठीक है। ये तीनों ही प्रोग्राम बच्चे 2015 में लॉन्च हुए थे, और अभी भी जो है ये आपका अलग अलग जिलों में अलग अलग जो है राज्य सरकार को द्वारा अपने अपनी जगह में चलाए जा रहे हैं। तो मेक इन इंडिया का उल्लेख किया, और डिजिटल इंडिया को उल्लेख किया, और स्किल इंडिया का उल्लेख किया गया कि स्किल इंडिया के तहत जो है आपका हजारों करोड़ों युवाओं को जो है स्किल किया गया है, ठीक है। तो इन योजना को भी याद रखना कि 2015 की योजनाएं हैं, 2015 की आपकी स्कीम है। उसके बाद जो है अब अगली स्कीम वो है आपका मुद्रा योजना। मुद्रा योजना का भी बच्चे आपका संबंध है लोन से। इसमें क्या होता है, जो आपके यंग एंटरप्रेन्योर हैं, ठीक है, नए लोग हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, उन्हें जो है आपका कम ब्याज दरों पर लोन देने के लिए आपका मुद्रा लोन स्कीम जो है आपकी शुरू की गई थी। ये कब की है, 2015 की स्कीम है। तो जो स्कीम मैं आपको बता रही हूँ बच्चे, ये सारी की सारी जो है बजट में इनका उल्लेख हुआ है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। किस स्कीम का संबंध कौन से क्षेत्र से है, कौन से कम्युनिटी को जो है आपका ये बेनिफिट पहुंचाने के लिए की गई है, ठीक है। जिसमें किसानों से रिलेटेड है उसे आपको याद होना चाहिए, जो महिलाओं
महिलाओं से रिलेटेड है वो आपको याद होने चाहिए, जो युवाओं से रिलेटेड है वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और ये कब कब लॉन्च हुई है, अधिकतर ऐसी स्कीम इसमें है जो कि आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी। मुद्रा योजना हो गई आपकी, स्किल इंडिया हो गया, मेक इन इंडिया हो गया, ठीक है, तो डिजिटल इंडिया हो गया, ये सारे के सारे जो है आपके बहुत फेमस फेमस स्कीम है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी आपको याद होनी चाहिए। अब देखिए बच्चे, यहाँ पे ये चलिए आपका रिपीट हो गया। सबसे ज़्यादा जो बजट एलोकेशन इस बार अंतरिम बजट में हुआ है वो आपका रक्षा मंत्रालय में है, लगभग आपका 6.2 लाख करोड़ रुपए, ठीक है, ये जो है आपका रक्षा मंत्रालय में है। उसके अलावा जो है घटते हुए क्रम में आपको आप लोगों को दिख रहा होगा, पहले नंबर पे रक्षा है, दूसरे नंबर पे आपका सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय है, तीसरे नंबर पे आपका रेलवे है, फिर आपका उपभोक्ता मामलों का खाद्य मंत्रालय है, फिर आपका गृह मंत्रालय है, फिर आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय है, ठीक है, रसायन और उर्वरक हो गया, आपका संचार हो गया, लास्ट में आपका कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है, जिसके लिए 1.27 लाख करोड़ रुपए का एलोकेशन है इस वाले बजट में, ठीक है। उसके अलावा एक और आंकड़ा मैं आपको बताती हूँ जिसका उल्लेख किया गया कि गेहूं और चावल की खरीद का बढ़ना, ठीक है, गेहूं और चावल की जो खरीद है बच्चे, इसे कंपेयर किया गया है। देखिए यहाँ पे इसे कंपेयर किया गया है, ये चावल का है, ये आपका गेहूं का है, ठीक है। तो जो चावल की जो खरीद है वो आपको दिख रहा होगा 2020-21 में तो 30 लाख मीट्रिक टन है, और ये अगर 2023-24 में देखें तो बढ़कर के ये आपका 38 हो गया है, ठीक है। तो 8 मीट्रिक टन से आपका क्या हुआ है, बढ़ा है, इंक्रीजमेंट इसमें दिख रही होगी। अगर हम गेहूं की बात करें बच्चे, तो गेहूं में आप लोग देखें इसमें आपका थोड़ा सा उल्टा है, 2020-21 के टाइम पीरियड पे ये आपका 390 है, और इस टाइम पीरियड पे देखिए 2023-24 में ये आपका 262 हो गया है, 262 मीट्रिक टन की जो है इसकी खरीद रही, ठीक है। तो ये भी आपका मेंशन हुआ है, इसे भी याद रखना। उसके अलावा अब अगर हम महिलाओं की बात करें कि महिलाओं का जो काम में, ठीक है, श्रम बल में जो भागीदारी है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ी है, ये गवर्नमेंट ने बताया है। कैसे? अगर आप 2017-18 में देखें तो जो आपका मतलब मान लीजिए अगर 100 लोग जो हैं यहाँ पे कामकाजी हैं, ठीक है, अगर 100 लोग बच्चे भारत में कामकाजी हैं तो उन 100 लोग में से आपके जो 23 हैं वो आपकी महिलाएं हैं, ठीक है। और ये परसेंटेज अगर आप 2022-23 में देखें तो ये आपका बड़ा है। 2022-23 में अगर 100 लोग जो है आपके यहाँ पे कामकाजी है, श्रम बल का हिस्सा है, तो उन 100 में से जो है आपका 37 जो है आपकी महिलाएं हैं, ठीक है। तो ये परसेंटेज भी जो है महिलाओं की भागीदारी जो है आपका श्रम बल में बढ़ी है, ये भी सरकार ने बताया है, ठीक है। उसके अलावा गवर्नमेंट के कुछ और आंकड़े जिसका कंपैरिजन देखिए कि भारत में आईआईटी की संख्या 2014 में 23 थी, 2023 में 16 हुई है, ठीक है। एम्स की संख्या बचे 2014 में 7 थी, 2022 में आपका 22 हुई है। विश्वविद्यालय जो है 2014 में आपके 723 थे, 2023 में आपके 1113 हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे उल्टा हो गया, 2023 में 23 थे, 2014 में 16 थे, ये आपका उल्टा हो गया, ठीक है। तो ये जो है आपका आंकड़े जो है ये भी गवर्नमेंट ने अपनी उपलब्धियों के तौर पे जो है ये गिनवाए हैं, ठीक है। तो गिनवाए हैं तो आपको याद होना चाहिए। अगला सबसे इंपॉर्टेंट जो बजट का हिस्सा होता है बच्चे, सरकार की इनकम कहाँ से आती है, सरकार के पास में पैसा कहाँ से आता है, और सरकार का पैसा जाता किधर को है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पहले हम पढ़ते हैं रुपया आता किधर से है, ठीक है। रुपया कहाँ से आता है, ये देखिए पाई चार्ट के माध्यम से बहुत अच्छे से आप लोगों को दिख रहा होगा। ये जो आपको ये वाला जो एरिया दिख रहा है बच्चे आपको, ठीक है, यहाँ पे जो आपको ऑरेंज कलर का एरिया दिख रहा है, जो आपका ये ग्रे कलर के एरिया है, या लगभग आपका इक्वल टू लगभग जो है आपका ये बराबर है। तो ब्याज अदायगी में सरकार का जो है 20%, और करों में और शुल्क में जो राज्यों का जो हिस्सा होता है उसे अदा करने में जो है सरकार का पैसा जो है आपका 20%, ठीक है। तो इससे सबसे पहले याद रखना, ब्याज अदायगी में सरकार लोन लेती है तो लोन का जो है इंटरेस्ट पे करना होता है, ठीक है, उसे भी चुकाना होता है सरकार को। उसमें सबसे ज़्यादा जाता है 20%, ठीक है। उसके बाद में आपका जो टैक्स बच्चे गवर्नमेंट लेती है उस टैक्स में जो है राज्यों का हिस्सा भी होता है, तो राज्यों का हिस्सा भी वापस करना पड़ता है, ठीक है, उसमें भी आपका 20% हो गया। केंद्र के जो क्षेत्र की जो केंद्रीय सेक्टर की जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं होती हैं उसमें आपका 16% हो गए, ठीक है। तो टॉप 3 आपको याद रखने हैं कि सरकार का सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ कहाँ जाता है, कौन कौन से सेक्टर में जाता है, ठीक है। तो ब्याज को चुकाने में सबसे ज़्यादा, उसके बाद ब्याज को चुकाने में और करों और शुल्कों में जो
राज्यों का हिस्सा है, ये आपका इक्वल टू है, ठीक है, 20%, 20%। उसके बाद है आपका केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है, उसमें कितना जाता है, 16% जाता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए बच्चे, पैसा आता कहाँ से है, रुपया आता कहाँ से है, रुपया आता कहाँ से है, सबसे ज़्यादा जो है आपका उधार और अन्य देयताएं, ठीक है, सरकार ने किसी को पैसा दिया है, उन्होंने वापस दे दिया, ये गवर्नमेंट ने ही कहीं से जो है लोन ले लिया, ये सबसे ज़्यादा जो है आपका 28% पैसा आपका इस सेक्टर से आता है। दूसरे नंबर पे है आपका इनकम टैक्स। आपको ये पूछा जाएगा कि जो भारत सरकार का जो आय के स्रोत है, उसमें दूसरे नंबर पे कौन सी चीज़ है, दूसरे नंबर पे कौन सा टैक्स है, तो दूसरे नंबर पे जो है आपका अभी तक जीएसटी होता था पिछले साल तक, इस बार जो है आपका इनकम टैक्स दूसरे नंबर पे आ गया है, तो इनकम टैक्स का बच्चे आपका 19% का है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है आपका जीएसटी और बाकी सारे टैक्सेस, तो जीएसटी और बाकी सारे टैक्सेस जो है आपका 18% का जो रेवेन्यू है गवर्नमेंट का, वो यहाँ से आता है, ठीक है। तो इसे आपको याद रखना है, टॉप थ्री का याद रखिएगा। और वैसे आप लोगों को दिख रहा होगा कि सारे के सारे आपके टैक्सेस ही हैं, क्योंकि टैक्स क्या है बच्चे, जो रेवेन्यू है, जो सरकार का राजस्व होता है, इसके सबसे मेन जो आपका आय का स्रोत अगर पूछा जाएगा भी, तो याद रखना ये आपके टैक्स है। अब टैक्स आपका अलग अलग प्रकार का है, आप लोग देख रहे हैं ना, टैक्स आपका जीएसटी और अन्य कर, ये भी टैक्स है, आपको दिख रहा होगा निगम कर, ये भी टैक्स है, सीमा शुल्क, ये भी एक प्रकार का टैक्स है, सबसे बड़ा आयकर, ये भी एक प्रकार का टैक्स है। तो सरकार के पास में जो सबसे ज़्यादा पैसा आता है, वो उसका स्रोत क्या है, उसका स्रोत है टैक्सेस, ठीक है। अलग अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के आपके टैक्सेस, अप्रत्यक्ष कर हो गए, प्रत्यक्ष कर हो गए, ठीक है। लेकिन इस सीरीज ऐसे याद रखना, टॉप थ्री तो कम से कम आपको याद रखने। 28% पैसा कहाँ से आ रहा है, उधार और अन्य देयताओं से आ रहा है, 19% पैसा आपका आयकर से आ रहा है, और 18% पैसा आपका जीएसटी और जीएसटी के अलावा जो भी टैक्सेस है उनसे आ रहा है, ठीक है। तो कहाँ से आता है पैसा और किधर को जाता है, ये आपको याद रखना है। अब चूंकि ये आपका अंतरिम बजट था, तो इसमें बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं नहीं की गई हैं सरकार के द्वारा। अगर घोषणाएं होती तो नई नई स्कीम आपको देखनी होती, ठीक है। घोषणाएं नहीं है यहाँ पे। फिलहाल देखिए क्या क्या आपकी घोषणाएं हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले बच्चे संधारणीय विकास, जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, इसमें इसका मतलब क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब, इसका मतलब है कि हमें इस तरीके से जो है विकास की राह पर आगे बढ़ना है कि हमारे जो रिसोर्सेस हैं वो हम भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए बचा कर रख पाएं। ऐसा नहीं कि सारे का सारा हम ही जो है कंज्यूम कर गए, ठीक है। तो इसे कहा जाता है विकास की संधारणीय या फिर आपका सतत विकास की अवधारणा, ठीक है। तो संधारणीय विकास में सरकार के द्वारा, ये आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा हुआ है कि 2070 तक क्या करना है बच्चे, निवल शून्य, नेट जीरो की जो आपकी कोशिश है वो गवर्नमेंट को जो है ये पूरी करनी है 2070 तक, ठीक है। 2070 तक सरकार को कार्बन उत्सर्जन के मामले में नेट जीरो का जो आंकड़ा है वो क्रॉस करना है, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने बताया है कि छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना की जाएगी और प्रति माह जो है आपका 300 रुपया, 300 यूनिट जो है आपका फ्री में दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन कितने लोगों को बच्चे, 1 करोड़ परिवार को, ठीक है। तो इसके तहत बच्चे आपकी 2 स्कीम ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी हैं, ठीक है। एक बजट आने से पहले हो गई थी बच्चे 22 जनवरी को, जिसका नाम था आपका सर्वोदय योजना। सर्वोदय योजना के तहत क्या किया है सरकार ने, 1 करोड़ लोगों के छतों पे जो है आपका सोलर पैनल लगाया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो है आपका 300 यूनिट जो फ्री में देने की बात ने सरकार ने की थी, इसके लिए भी आपकी एक स्कीम आ चुकी है जिसका नाम है प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, ठीक है। मुफ्त बिजली योजना या फिर सूर्य घर योजना। इसके तहत जो है आपका इन 1 करोड़ लोगों को जिनके सर पे सोलर, जिनके छत पे जो है आपका सोलर लगा है, उन्हें आपका 300 जो यूनिट की बिजली है वो फ्री में दी जाएगी, ठीक है। तो ये भी इनका काम हो गया है। उसके अलावा इन्होंने कहा है कि 2030 तक 2030 तक जो है आपका 100 मीट्रिक टन की कोयला गैसीकरण और तरलीकरण की क्षमता स्थापित की जाएगी, ये उद्देश्य है, ठीक है। ये भी घोषणा की है। उसके अलावा कहा है कि 2014 से 2023 तक जो एफडीआई का जो आपका अंतर प्रवाह है, एफडीआई का मतलब होता है आपका जो पैसा विदेशों से जो है भारत में इन्वेस्ट किया जा रहा है, उसे कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एफडीआई। तो एफडीआई को बच्चे अगर हम देखें 2014 से 2030 तक, तो ये आपका कितना रहा, 596 अरब डॉलर रहा, ठीक है, 596 अरब डॉलर रहा। और ये जो है आपका 2005 से 2014 के दौरान जो है आपका क्या है, उसके मुकाबले में आपका 2 गुना रहा। ये एक तरीके से अचीवमेंट है सरकार की, ठीक है। मतलब आप अगर 2005 से 2014 का दौरान जो एफडीआई देखें, वो आपका जितना भी रहा होगा उससे लगभग 2 गुना, 596 अरब डॉलर का जो है आपका 2014 से लेकर के 2023 तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रहा भारत में, ठीक है। उसके अलावा बच्चे इन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ई बस योजना के तहत लगभग, आप लोग देख रहे हैं, लगभग 10,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है, 10,000 ई बसों का जो है आपका संचालन किया जाएगा प्रधानमंत्री ई बस योजना के तहत। ये भी आपकी जो है घोषणा है। उसके अलावा कहा है नैनो डीएपी,
नैनो डीएपी की शुरुआत की जाएगी। नैनो डीएपी बच्चे ये क्या है आपका, एक तरल जो है आपका फर्टिलाइजर है, ठीक है, तरल फर्टिलाइजर है और फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी जो मिट्टी में या पौधों में होती है उसे आपका दूर करता है, ठीक है, तरल जो है आपका ये है। तो नैनो डीएपी की शुरुआत जो है आपकी हो चुकी है और इसके लिए कलोल गुजरात में पहला प्लांट भी स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे, कलोल गुजरात में। ये भी जो है सरकार के द्वारा कहा है कि नैनो डीएपी का प्रचलन जो है लोगों में बढ़ाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका क्या है, लिक्विड है और दूसरा क्या है बच्चे, इको फ्रेंडली है। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है इस उर्वरक की, ये आपका इको फ्रेंडली है, ठीक है। उसके अलावा बच्चे कहा है कि 5 जो है आपका इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क स्थापित किए जाएंगे, 5 एक्वा पार्क जो है आपके स्थापित किए जाएंगे। तो ये सारी की सारी जो है आपकी घोषणाएं रही जो कि सरकार के द्वारा इस बजट में की गई। कोई मेजर घोषणा नहीं है। देखिए निष्कर्ष यही रहा बच्चे, 2024 कोई विशेष घोषणा नहीं। क्यों, रीजन क्या रहा, क्योंकि 2024 में जो है आपका चुनाव जो है आपका होगा और उसके बाद में सरकार आपकी बदलेगी। जब सरकार बदलेगी तो नई सरकार आएगी या फिर यही सरकार आएगी तो दोबारा से आपका अपना आम बजट लेकर के दोबारा हमारे सामने प्रस्तुत होगी। लेकिन तब तक आपके 2-3 एग्जाम हो चुके होंगे, ठीक है। तो अभी ये जो है आपके लिए ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी चीज़ें आई हैं, आंकड़े आए हैं, जो भी स्कीम्स आई हैं वो सारी की सारी याद रखना है, ठीक है। खास करके योजनाएं बच्चे, योजनाएं जो है आपकी बहुत बड़ा टॉपिक है पढ़ने के लिए ना। स्टैटिक में आप देखिए बहुत सारी स्कीम्स है, करंट अफेयर्स में देखिए तो बहुत सारी स्कीम्स है, ठीक है। तो योजनाओं को जो कम से कम बजट में आपके उल्लेख किए गए हैं उन्हें आपको देखना है। चलिए फिर, धन्यवाद।